हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, सीटेट फरवरी 2026 की प्रिपरेशन के लिए आज हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। आज हम 31 जनवरी 2021 के मैथ्स के पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इन द मिडल स्कूल। ये क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल पैडागोजी से रिलेटेड है कि मैथ्स में जो पैडागोजी आती है उससे। इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि हमें मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन समझानी हो, मीन्स ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल आता है, पॉइंट आता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमें बच्चों को समझानी है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ए ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन शुड बी एम्फेसाइज, कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि हम बार बार किसी नंबर को ऐड करें तो उसकी जगह हम एक बार मल्टीप्लाई कर दें। ये ऑप्शन बी, मल्टीप्लिकेशन एज इनवर्स ऑफ डिवीज़न शुड बी एम्फेसाइज, हम ये बताएंगे बच्चों को कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीज़न का उल्टा है, डिवीज़न का इनवर्स है। ऑप्शन सी है आपका, द एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एल्गोरिथम यूज़ करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, कि ये वाला प्रोसेस हमें विजुअली यानी सामने से, विजुअली वो चीज़ होती है जिसे हम आँखों से देख सकें, इस तरीके से समझाना चाहिए। तो देखिए, ये मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हें समझाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। इन्हें समझाने के लिए हमें विजुअली वाला मेथड इन चारों ऑप्शंस में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विजुअली यदि बच्चा देखेगा तो उसके ज़्यादा सेंस ऑर्गन यूज़ होंगे, आइज़ भी यूज़ होगी, उसकी ईयर भी यूज़ होंगे। बाकी सब मेथड में हमने केवल उसे बता दिया है। मिडिल स्कूल के बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स पढ़ाने का संकीर्ण लक्ष्य क्या है, यानी ऐसा लक्ष्य जो छोटा लक्ष्य है हमारे लिए। ऑप्शन ए, टू मेक स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, यानी स्टूडेंट्स को नंबर और नंबर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसमें अच्छे से प्रोफिशिएंट हो जाए, यानी अच्छे से वो दक्षता पा ले। ऑप्शन बी, टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन एबिलिटी, यानी बच्चे के अंदर जनरलाइजेशन की एबिलिटीज़ आ जाए। तो ये तो हमारा नैरो एम नहीं है, ये तो ब्रॉड एम है कि बच्चा जनरलाइजेशन करना सीख जाए। ऑप्शन सी, टू एनकरेज सिस्टमैटिक रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, कि बच्चे के अंदर रीजनिंग की, तर्क शक्ति की क्षमता डेवलप हो जाए, ये भी हमारा ब्रॉड एम है, यानी बड़ा एम है ये भी। ऑप्शन डी, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू द ट्रूथ एंड फॉल्सिफाई द स्टेटमेंट, कि बच्चे के अंदर सत्य और असत्य की क्षमता आ जाए, कि वो किसी भी स्टेटमेंट को ये चेक कर सके कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इन सब में से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी स्टूडेंट के अंदर नंबर्स और डाटा को हैंडल करने के जो ऑपरेशंस की एबिलिटी आ जाती है वे हमारी नैरो एबिलिटी है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। Let's read question number 3. Which of the following is most appropriate strategy for teaching students to solve mathematical problems? मतलब इन सभी में से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो सबसे अच्छी है जिससे बच्चों को मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए, टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि टीचर को जो सारे स्टेप्स से किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस मिलता है वो सभी स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि यदि हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को सारे स्टेप्स बता देंगे तो वो अपने आप थिंकिंग कैसे करेगा, वो अपने आप कैसे सोचेगा। ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू व्यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव्स, कि बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो एक प्रॉब्लम को एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखे, अलग अलग नज़रिए से देखे। ऑप्शन सी, गैस एंड वेरीफाई अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज, इसमें देखिए इसमें नेगेटिव वर्ड आ गया डिस्करेज्ड, कि किसी भी बच्चे को गैस और वेरीफाई करने की, यानी अनुमान लगाने की जो विधि है उसके लिए उसे हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ गया है तो इसे तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे।
ऑप्शन डी, द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स शुड बी प्रोवाइडेड इन द बिगनिंग। नहीं, कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें सोल्व करना है तो उसमें जो जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो सभी स्टार्टिंग में बच्चे को दिखा देने हैं। नहीं, इतने सारे फॉर्मूले पहली बात तो बच्चा गैदर ही नहीं कर पाएगा और उन्हें इंटरलिंक नहीं कर पाएगा। देखिए, सीडीपी में या फिर जो भी पेडागोजी होती है उसमें ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे ऑप्शंस जिसमें बच्चा एक्टिवली एंगेज हो वो एक पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, इसमें बच्चे को हम एनकरेज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। हमें इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके एग्जाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं या कई बार ध्यान ना जाने से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, फॉल्स या इस तरह के, या नोट, किसी वर्ड के सामने यदि नोट लगा हो तो ये आप ध्यान से देख के रीड करना है। तो हमें यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज यूज़ ऑफ लैंग्वेज। कि जो हम मैथमेटिकल का कम्युनिकेशन करते हैं यानी गणितमय एक संचारण करते हैं उसमें जो यूज़ होते हैं वर्ड्स वो प्रिसाइज लैंग्वेज के यूज़ होते हैं। ये बात तो सही है। बी, कंजेक्चर्स डू नॉट हैव यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। कि गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है कि हम किसी चीज़ को सोल्व कर रहे हैं तो उससे पहले अनुमान लगाएं, मान लें। ये बात बताइए, आप सोचिए ज़रा कि ये सही हो सकती है कि गलत। तब तक ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें है हाइपोथेसिस हैव अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। कि मैथमेटिकल नॉलेज को पाने के लिए या उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाइपोथेसिस की ज़रूरत है। हाइपोथेसिस होती है परिकल्पना, किसी चीज़ के बारे में हम पूर्वानुमान जो लगाकर लेकर आगे सोल्व करते हैं। और ऑप्शन डी, द नोशन ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन इज सेंट्रल टू मैथमेटिक्स। यानी गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। ये बात भी सही है। तो हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि देखिए इसमें नेगेटिव आ गया है। कह रहा है कि कंजक्टर्स डू नॉट हैव यूटिलिटी, की यूटिलिटी नहीं होती, जबकि ये बात तो गलत है, यूटिलिटी होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिज़ायरेबल स्ट्रैटेजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन मैथमेटिक्स। यानी किसी भी स्टूडेंट की मैथमेटिक्स की लर्निंग यानी मैथमेटिक्स वो कैसा सीख रहा है उसके मूल्यांकन की कौन सी स्ट्रैटेजी इन चारों में से सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पॉन्सेज शुड बी एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट। कि यदि कोई बच्चा कोई आंसर दे रहा है और उससे वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है अपने आंसर को, वो असेसमेंट का मूल्यांकन का एक अच्छा तरीका है। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल वोकेबलरी शुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ असेसमेंट। कि मैथमेटिकल वोकेबलरी का डेवलपमेंट असेसमेंट का बेसिस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, सेम टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर पेरिटी। यानी समानता के लिए सभी बच्चों को एक जैसा टास्क दिया जाना चाहिए। क्या यह बात सही है? नहीं, सभी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग है, सभी का IQ लेवल अलग अलग है, तो सभी बच्चों को एक जैसा टास्क तो नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर शुड बी इग्नोर्ड। कि बच्चों के जो गलत आंसर हैं उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। ये भी गलत है। यदि बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो हमें उसे क्लैरिफाई करना चाहिए और उसे सही चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इन सभी में से हमारा ऑप्शन नंबर ए सबसे सही है कि यदि बच्चा किसी चीज़ का जवाब दे रहा है तो वो साथ में उसका अच्छे से जस्टिफिकेशन भी करे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फॉर अ गिवन फिगर टू बी अ ट्राइंगल द कंडीशन दैट इट इज़ अ यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट्स इज़। यानी किसी भी फिगर को ट्राइंगल दिखाने के लिए 3 सेगमेंट्स के लिए कौन सी कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है। ट्राइंगल हमारा 3 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन तीनों लाइन सेगमेंट के लिए के यूनियन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है, आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं कि उनका यूनियन हो। ये बात ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है और काफ़ी भी है। ऑप्शन बी, नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट कंडीशन। ना तो ये आवश्यक है और ना ही पर्याप्त शर्त है कि तीनों लाइन सेगमेंट का यूनियन हो, कि वो जुड़े। ऑप्शन सी, ए नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ये आवश्यक तो है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी, अ सफिशिएंट बट
नोट अ नेसेसरी कंडीशन, पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। देखिए इनमें से अगर हम देखें कि एक ट्राइंगल के लिए 3 लाइन सेगमेंट्स लें, यदि हम ये 3 लाइन सेगमेंट हो गई हैं, अगर मैं इन्हें ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे और तीसरी ऐसे जोड़ दूं तो क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। दूसरा, यदि मैं एक ऐसे सीधी, फिर दूसरी भी इसके बाद और तीसरी भी इसके बाद जोड़ दूं, क्या ये अब ट्राइंगल बन रहा है? नहीं। तो ये कंडीशन नेसेसरी तो है कि 3 लाइन सेगमेंट्स जुड़ें, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इसलिए नहीं है, हमने इसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उन तीनों को जोड़ना कैसे है। क्या पता हम तीनों को एक बार सीधे ही जोड़ दें या 2 को एक साथ जोड़ के एक को बैंड करें। तो इसलिए इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ये कंडीशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। हमें बाकी सारी चीज़ें भी इसके लिए दिखानी होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन आपका टीचिंग एड्स से रिलेटेड है। सीटेट में जनरली 1-2 क्वेश्चन टीचिंग एड से रिलेटेड भी देखने को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स। इन चारों में से कौन सी टीचिंग लर्निंग रिसोर्स ऐसी जो हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर सकते? दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते हैं, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए टाइल्स, ऑप्शन बी जियोबोर्ड, ऑप्शन सी जियोजैब्रा एंड ऑप्शन डी टेलर्स एबेकस। तो इन सभी में से जियोजैब्रा एक ऐसी रिसोर्स है जो हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी तीनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।